गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स क्लास 12 के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने स्टडी किया, तो आज हम लोग उस वीडियो के आगे जो है हम लोग इस नए वीडियो में आगे हम लोग कुछ सीखने चलते हैं। तो देखिए, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक कोण वक्र है जो धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे। हम लोग यहाँ बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्या प्रॉपर्टीज होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स पहले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे में लिखा गया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करें, हमने कहा था कि अगर कोई धनात्मक आवेश है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से बाहर की ओर निकलती हुई ऐसा लगता है कि मानो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से उत्पन्न होकर बाहर अनंत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। पहला आप लोग लिख लीजिए कि क्षेत्र रेखा है धन आवेश से, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से, देखिए धन आवेश आप अलग भी लिख सकते हैं। धन आवेश से यहाँ से उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न, अच्छा यहाँ से उत्पन्न होती है। अगर यही कोई ऋण आवेश हो तो क्या हो, जैसे कोई ऋण आवेश है तो ऐसा लगेगा यहाँ से इस तरफ ये आ रही है, यानी बाहर से अंदर की आ रही है ना, ऐसा लगेगा ऋण आवेश की आ रही है। बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसा लग रहा है जैसे धन आवेश से उत्पन्न हो रही है और ऋण आवेश से उत्पन्न हो रही है। तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको लिख सकते हैं कि धनावेश से आरंभ होकर उत्पन्न होकर किस पे, ऋणावेश, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट इसका यही है ना, यहाँ से यहाँ आ रही है उत्पन्न होकर ऋणावेश पर समाप्त, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई एक ही आवेश हो तो क्या, एक आवेश है जैसे केवल धन आवेश है, तो अगर केवल धन आवेश है तो यहाँ धन आवेश उत्पन्न होकर अनंत तक जाएगी। अगर सिर्फ ऋण आवेश हो तो क्या होगा, ये अनंत से ऋण आवेश की ओर है। एकल आवेश के लिए, एक आवेश के लिए ये कहा जा सकता है कि धनावेश से उत्पन्न होकर अनंत तक, और अगर केवल ऋण आवेश है तो यहाँ पे अनंत से होकर ऋण आवेश तक ये गमन करते हैं, यानी ऋण आवेश पर समाप्त। क्लियरली सेकेंड जो हमारा है, जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को लगातार माना जा सकता है। ध्यान समझिएगा, तो किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं ऐसे शतक या संतत वक्र माना जा सकता है, वक्र माना जा सकता है। जो कहीं ध्यान समझिए, किसी आवेश मुक्त
क्षेत्र। आवेश मुक्त क्षेत्र का मतलब ये है जहाँ पर कोई आवेश न हो, यानी मुक्त का मतलब फ्री, जहाँ पे कोई आवेश न हो। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे क्षेत्र रेखाएं सतत वक्त, वहाँ पे सतत है लगातार, यानी उसको कंटिन्यू मान सकते हैं, या कोई क्षेत्र रेखा जो कहीं टूटते नहीं, यानी कहीं नहीं टूटते, कहीं नहीं टूटते मतलब ये नहीं तो भैया ये यहाँ से क्या क्षेत्र रेखा यहाँ खत्म हो गई, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ से क्षेत्र रेखा आई, यहाँ खत्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ आई, फिर टूट गई। इस तरीके से नहीं होता, ये लगातार होता है। अगर कोई क्षेत्र रेखा है तो कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है, आवेश मुक्त क्षेत्र, यानी वह स्थान जहाँ पे कोई आवेश न हो, अगर वहाँ कोई क्षेत्र रेखा है वो सतत होगी, यानी कहीं टूटेगी नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप लोग। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ऐसा मैंने कहा था। बस आपको यही लिखना है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं प्रतिच्छेद करती या कभी नहीं काटती, कदापि नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भाई? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो क्षेत्र रेखा, जैसे क्षेत्र रेखा ये होगी और दूसरी क्षेत्र रेखा ये होगी, अगर ये दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और इन दोनों का प्रतिच्छेद भी ये है, तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से होगी और इस स्पर्श रेखा ये होगी। इस बिंदु पे क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक दिशा ये होगी, एक ये स्पर्श रेखा है और एक ये क्या है कि एक ही बिंदु पे दो क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित हो रही है, जो कि संभव, क्योंकि क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि है, वो एक बिंदु की जो एक ही दिशा को व्यक्त करेगी, और यहाँ पे क्या हो रही है, दो दिशा को व्यक्त कर रही है। अतः ऐसा संभव नहीं है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए, कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात काटेंगी। हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या कभी भी कोई विद्युत क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र यानी एक कोई लूप का निर्माण करती है, तो वहाँ पे आंसर होगा लूप का मतलब क्या होता है। जैसे ये धन आवेश है, यहाँ क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई और यहाँ पे आकर खत्म हुआ, जैसे यहाँ से उत्पन्न हुआ ऐसे, है ना। अब ये कहा जाए कि क्षेत्र रेखा क्या फिर यहाँ से आके इस साइड आएगी, ऋण आवेश से चल के धन आवेश तक आएगी। अगर ऐसा होता है तो एक बंद लूप का निर्माण करता है, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। आपने जो पढ़ा पहली प्रॉपर्टी ये धनावेश से उत्पन्न होती है, धनावेश से उत्पन्न हो रही है, ऋण आवेश से समाप्त होती है। तो यहाँ भी तो ये होना चाहिए कि ये क्षेत्र रेखा धनावेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पे जाए, अर्थात ये बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ समाप्त हुई, फिर यहाँ से चल के यहाँ समाप्त होना चाहिए। यानी हम जिस बिंदु से चले हैं, जैसे हमने घर से हम विद्यालय के लिए चले, स्कूल के लिए चले, और फिर ये घर से स्कूल है, और फिर अगर हम स्कूल से घर की ओर आए तो ये हमारा क्या है, क्लोज लूप, बंद वक्र है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर रहा है। तो यही हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं है, बंद लूप नहीं बना।
ओके क्लियर। तो ये 4 प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें मुझे लग रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश उत्पन्न होती है, यानी इसका उत्पत्ति का स्थान धनावेश है और जहाँ ये खत्म होती है वो ऋणावेश है। अगर हम एकल आवेश की बात करें, केवल एक आवेश की बात करें, केवल धनावेश की बात करते हैं, तो यहाँ धन आवेश उत्पन्न होता है और अनंत तक जाता है। और अगर हम केवल एक ऋणावेश की बात करें, वहाँ ऐसा लगेगा जैसे अनंत से क्षेत्र रेखा है, ऋणावेश होता है। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए, एक साथ रखने का मतलब आपकी क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से जाएंगी, धनावेश उत्पन्न होकर ऋणावेश के खत्म होंगे। ठीक है, इस तरीके का आपको यह वक्र बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने इसको देखा भी होगा पिछली वीडियो में, धनावेश उत्पन्न होती है और ऋणावेश के साथ। कभी भी जब हम दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई आवेश नहीं होता, तो वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सतत होता है, संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। अर्थात वहाँ प्रतिच्छेद नहीं, यहाँ से क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई, यहाँ तक खत्म हुई, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा नहीं, वो लगातार होती है, कंटिन्यू होती है। फिर तीसरा जो आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका अगर कोई रीजन पूछ रहा है कि इसका क्या फैक्ट है, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे कि जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे, यानी अर्थात उस बिंदु पे उन क्षेत्र रेखाओं की 2 स्पर्श रेखा होंगी, यानी कि उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि है और सदिश राशि सदैव एक ही दिशा को व्यक्त करती है। मैं बल लगा रहा हूँ इधर की ओर और यही इसी पॉइंट पे ये दिखा दे, जैसे ये है कोई भी मैं बल इधर की ओर लगा रहा हूँ, मैं तो बल इधर लगा रहा हूँ, ये बल इधर लग गया, इधर लग गया, इसका मतलब ये बल नहीं है ना, क्योंकि बल अगर आप लगा रहे उसमें परिमाण आप एक ही बल लगा रहे हो ना, और उसकी दिशा निश्चित होनी चाहिए। आप लगा रहे इधर तो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कोई बल नहीं है, यानी उसकी दिशा कई हो रही है, एक फिक्स इस डायरेक्शन में। फिर क्या है, फिर आपने लिखा क्या, इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधुओं की नहीं बनाती है, उसके लिए आपने यहाँ पे भी देखा कि हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती है, ऋणावेश से समाप्त होती है। जाहिर से ऋणावेश उत्पन्न होती है, धनावेश से समाप्त होगी नहीं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल नहीं बता, निश्चित तौर पर ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंधु का निर्माण नहीं करती। ओके, हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए आपका क्लास 12th है, आप लोग अच्छे से घर पे मन लगा के पढ़िए। समय कम है, वीडियो क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो निश्चित तौर पे आप लोग अपने समय का यूज घर पे करिए। ओके, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अभी हमने क्षेत्र रेखा के बारे में डिस्कस की, वैद्युत क्षेत्र रेखा, लेकिन जब वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? देखिए जैसे ये हमारा क्या है, कोई एक एरिया है, कोई एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र से तो अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हमारी एक अदिश राशि है, लेकिन अगर हम लोग इसी की दिशा को इंडिकेट करते हैं, देखिए क्योंकि सदिश राशि में हमने क्या पढ़ा था कि वे भौतिक राशि है जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ दिशा का भी कारण है, इसका क्षेत्रफल आप लोग लंबाई की चौड़ाई से निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसकी दिशा हम फाइंड आउट करना चाहें तो निश्चित तौर पर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी इसकी दिशा होगी वो इसकी दिशा को इंडिकेट करेगा। तो जैसे ये एक क्षेत्र है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो बिल्कुल इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है और सर्कल की एरिया आपको पता है पाई है। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा इसकी परपेंडिकुलर है, इस तरह के लंबवत होगी। अगर हम इसमें दिशा को भी ऐड कर दिया हमने, परिमाण तो था ही, तो ये भी क्या हो गया सदिश, ऐसे सदिश, क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल निकाला
क्षेत्रफल में हमने क्या है इंडिकेट किया डायरेक्शन को, तो ये हो गई सदिश, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग सदिश क्षेत्रफल को जान लिए हैं, तो बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है, कैसे हम वैद्युत फ्लक्स को यहाँ फाइंड आउट करेंगे। अगर इस सदिश क्षेत्र से हो या इस सदिश क्षेत्रफल से हो गया कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होती है वैद्युत फ्लक्स? किसी भी क्षेत्र से ऊपर कोई क्षेत्रफल लिया, मानक क्षेत्रफल लिया, ऐसे पृष्ठों में गॉसियन पृष्ठ भी करते हैं, क्योंकि ये मानक विद्युत क्षेत्र था, जो क्षेत्रफल था उसमें हमने सदिश डायरेक्शन को ऐड किया, उस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो इसको लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स को। आप लोग एकांक क्षेत्रफल एकांक पृष्ठ भी लिख सकते हैं, इसी एकांक पृष्ठ से ऊपर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, जिसके बारे में वैद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी, तो इस वैद्युत क्षेत्र रेखा आपको पता होनी चाहिए। इसी एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो वैद्युत फ्लक्स करते हैं। कोई भी एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, तो ये जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से होकर गुजर रही है, इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या करते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि यहाँ हमने कहा कि संख्या क्या होती है अदिश राशि होती है, अतः वैद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका एक अदिश राशि। निश्चित तौर पर आप लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की अदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि हम इसको इंडिकेट किससे करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक से तो हम लोग ई से जो है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर चुके हैं। फ्लक्स का अर्थ है तो क्या हम एफ से फोर्स को इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लोग फाई ई से, देखिए कहेंगे कि फाई होता है, बट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, इसलिए डाउट ना हो तो हम लोग यहाँ पे इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको यानी वैद्युत फ्लक्स, अगर आपको इसको नहीं समझा तो वैद्युत फ्लक्स को फाई यहाँ समझेगा फाई ई, इसको फाई करते हैं फाई ई, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अगर हम एकांक पृष्ठ की बात करें, स्थूल पृष्ठ की बात करें,
तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ का अगर हमको निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। बट यहाँ हम लोग किसी एकांत पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अगर हम एकांत पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई, क्योंकि बहुत छोटे पृष्ठ की बात हुई है। तो डी फाई ई जो होता है आपका, वो होता है वैद्युत क्षेत्र ई, और अभी अभी मैंने बताया आपको सदिश क्षेत्रफल। तो सदिश क्षेत्रफल, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल का वो डी एस, देखिए डी एस है, डी ए भी आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ए से एरिया होता है, एस से सरफेस एरिया ही आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डी एस लिख रहे हैं। तो अब वैद्युत क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है और डी एस भी क्या है आपकी एक सदिश राशि है। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या है, सदिश राशि। तो आपको पता है कि दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो वहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि आपने लेयर में पढ़ा था। तो निश्चित तौर पे आप लोग क्या निकालना है, केवल एकांत यानी बहुत छोटे क्षेत्रफल का डीएस का इंडिकेट करें, छोटे क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आपको इसे इंटीग्रेशन करना होगा। अगर आप इंटीग्रेशन का करना है तो ये हो जाएगा फाई, और यहाँ का आप लिख सकते हैं ये होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है कि डी एस कॉस थीटा होता है। अगर हम लिखना है इसको तो ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं। तो कहेंगे सर ये थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये क्षेत्रफल सदिश जो है मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई पृष्ठ है, इसके लंबवत है, इस पृष्ठ के लंबवत इसकी दिशा, अगर इसके लंबवत इसकी दिशा है तो निश्चित तौर पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत निकलती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 होगा, 0 डिग्री होगी। यानी ये भी ऐसे निकल रहा है, अगर इसके लंबवत कोई जो है क्षेत्र रेखा निकल रही है तो दोनों के बीच का दोनों समांतर हो जाएंगे, समांतर वाले दोनों के बीच क्या होगा कि बनने वाला कोण 0 है। लेकिन अगर ये कहा जाए इस पृष्ठ के समांतर, ध्यान समझिएगा, जैसे कि कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के समांतर में क्षेत्र रेखा जा रही है और इसका डायरेक्शन है वो क्या है, इसके लंबवत है। तो ध्यान समझिए ये इसके लंबवत है, इससे 90 अंश पर कोण बना रहा है, वो समांतर जा रहा है, यानी अब इसके समांतर जाएगा समझ लीजिए इससे 0 डिग्री बनाएगा तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। अब 5 0, यानी अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ के समांतर गमन करती है, अर्थात इस पृष्ठ से होकर नहीं गुजरती, इसका मतलब पृष्ठ से होकर नहीं गुजर रही तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, जितनी भी क्षेत्र रेखा है उस पृष्ठ से होकर गुजर रही उसी की संख्या है। अगर कोई भी क्षेत्र रेखा वहां से होकर गुजर नहीं रही तो वहां पे कोई वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। निश्चित तौर पर आप लोग इसको याद रखिएगा। एक फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये। अब आप कहेंगे सर इसकी जो है हमको यूनिट बता दीजिए, तो यूनिट तो आपको निकाल ही देंगे। वैद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, E = F/2, यहाँ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे आपको पता ही है न्यूटन F = m है, तो यहाँ का आप लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम। ये तो हो गया आपका E का। बट अगर हम बात करें ds है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है m², इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका kg मीटर क्यूब पर कूलम सेकेंड। या फिर आप लोग इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, दूसरे टर्म में इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर² पर कूलम। ओके, अब न्यूटन मीटर को आप लोग क्या लिखते हैं, जूल के मीटर में आप इसको लिख सकते हैं जूल मीटर पर कूलम। ये सारी इसकी क्या है यूनिट्स है वैद्युत फ्लक्स की। ओके, तो ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स जिसके बारे में आपने डिस्कस किया। अब हम लोग क्या है इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप लिख लीजिएगा इसकी यूनिट वैद्युत फ्लक्स का मतलब
वैद्युत फ्लक्स का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति बटे कूलम होती है। काफी से तो आप लोग देख ही लिया और सारी यूनिट्स को खैर आपके रूप में यही है तो उसको हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। अभी वैद्युत द्विध्रुव होता है, अब लोग वैद्युत द्विध्रुव को देखेंगे कैसे। द्विध्रुव दो ध्रुव होंगे जिसके तो फाइनली वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स एक आपकी अभित राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आप याद रखिएगा। ओके, ये काफी इम्पोर्टेंट है। जितने भी वैद्युत राशियों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके यूनिट आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल दो ध्रुव हैं जिसके, ध्यान रखिए वैद्युत का ये है कि आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में जो अगर सेम हो, सेम तो आपका एक ही आपका पोल होगा। यहाँ पे डाईपोल की बात करना है, डाई में दो पहिए होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे। ध्यान समझिए, अगर हमने एक जो है माइनस चार्ज दिया और एक जो हमने प्लस चार्ज दिया, ध्यान समझिए जैसे हमने माइनस के लिए और प्लस के लिए, तो दोनों चार्ज क्या है, समान। ये भी क्यों है, ये भी क्यों, क्योंकि इनका परिमाण समान है। सिर्फ अगर बात की जाए तो ये आपका ऋणात्मक है और ये आपका धनात्मक है, यानी समान चार्ज लेकिन व्युत्क्रम उल्टे यानी विपरीत आवेश लेगा। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यल्प का मतलब बहुत निकट, एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है, ऐसे निकाय को हम लोग क्या करते हैं, निकाय का मतलब सिस्टम, पिंड या फिर आप वस्तु भी कर सकते हैं। तो वह वस्तु जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत निकट स्थित हो, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत। आप इसको नोट कर लीजिए, वह निकाय जिसमें दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वह निकाय या वह पिंड या वह सिस्टम जिसमें दो समान है, परिमाण में समान, लेकिन इसके जो आवेश है वो क्या हो, विपरीत। यानी अगर एक धन है तो दूसरा ऋण, दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट यानी अति अल्प दूरी पे
यहाँ से आप अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को आप लोग क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है कि ये दोनों की एक दूसरे की बहुत निकट, तो कहीं कहीं इनके बीच की दूरी को डी ही लिख लिया, बहुत निकट है तो इनके बीच की दूरी डी लिख जाती है। लेकिन आगे चल के हम लोग इनके बीच की दूरी को डी न लिख के 2a लिखें, इससे हमारी कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी, और जो चीज़ें आसान हो जाए वो बेटर है आपके लिए, हमारे लिए। निश्चित तौर पे आप लोग किसी रूप में यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी को डी लिखेंगे, कहीं कहीं तो आर ही दिया रहता है, कहीं कहीं ए दिया रहता है, मैं तो यहाँ पे 2a रहेगा। ओके, तो अगर इन दोनों के बीच की जो अति अल्प दूरी हो 2a हो तो ऐसा जो निकाय है उसको लोग वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव तो है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हमको देखना होगा कि आखिर आघूर्ण, देखिए जो आप लोग देखते हैं अगर किसी भी पिंड पे दो समान और विपरीत बल कार्यरत हैं तो क्या करते हैं, इस पिंड को हमेशा घुमाने के, इसको घुमाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे आघूर्ण जो जनरेट होगा तो उसको क्या करेगा, घुमाने का ही प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के जो है आघूर्ण की बात करेंगे। कभी कभी ये भी आपको पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है। भाई केंद्र का मतलब ही होता है बच्चे, अगर हम लोग वृत्त ही ले रहे हैं तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, जाहिर है ये जो चारों ओर का इसका जो परिधि है उस परिधि के केंद्र में एकदम बीचों बीच जो बिंदु वही उसका केंद्र कहलाता है। निश्चित तौर पे अगर ये कोई द्विध्रुव है तो इसका जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसे हम केंद्र करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ऐसी चीज़ें पता ही है कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है या द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। ठीक है, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों, जैसे कि आप लोग वहाँ पे बल आघूर्ण निकालते थे, बल आघूर्ण में से किसी एक बल को लेते थे, उनके बीच की दूरी का गुणनफल करते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बल तो है, यहाँ आवेश है, आवेश के साथ इसके बीच की दूरी है, इन दोनों का हम गुणनफल करेंगे। तो जो भी यहाँ पे हमारा इन दोनों का गुणनफल आएगा उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब बल आघूर्ण को हम लोग एम से इंडिकेट करते थे, बट इसको हम P से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप आगे लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? तो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश तथा उनके बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी, आप ध्यान रखिए जो न्यूनतम दूरी होती है वही लंबवत दूरी होती है, के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
इसके वैद्युत द्विध्रुव को अवगम करते हैं। मैंने अभी बताया इसकी इसे पी से इंडिकेट किया है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आपको एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि। और ये हमने देखा क्या कि पी है, पी क्या है, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश को, क्योंकि दोनों का परिमाण तो समान है, चलो आवेश को किसी इंडिकेट करते हैं, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या है, ये है, जाहिर सी बात है इसको आप यानी पी है आपका, ये एक से प्रदर्शित होगा। आप कहोगे आप लोग, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी दिशा -q से +q की होती है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी दिशा क्या होगी, -q से +q की होती है। ठीक है, इसमें आप की का दिशा लगा लीजिएगा, ये आपको सरल से दिशा की प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव काफी कम। तो आज हमने तो पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव है दो ध्रुव, इसमें दो ध्रुव होते हैं। तो अगर कोई निकाय है उसमें दो आवेश है जो परिमाण में समान और विपरीत है, एक दूसरे के अत्यंत निकट है, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव अवगम है, दोनों के बीच ध्यान रखिएगा। जैसे ये कोई निकाय है जिसका वैद्युत द्विध्रुव बना, उसमें से किसी एक आवेश को लीजिए तथा उसके बीच की दूरी का अगर गुणनफल कर देंगे तो आपका जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अवगम। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, q, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है, -q से +q। अब रहा यहाँ पे एक और यह है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है कि इसका मात्रक क्या है। क्योंकि मैंने कहा कि जितने फिजिकल क्वांटिटीज फैक्टर्स हैं उनकी यूनिट्स को आपको जानना आवश्यक है। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, निश्चित तौर पर आप लोग जानते हैं दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक दो कप के मात्रक है नहीं, एक को हमने दूरी से इंडिकेट किया है, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ओके, तो निश्चित तौर पे ये कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। तो हम लोग जो है इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और फिर अब हम लोग जो है आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे जो है हम लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे कि अच्छी स्थिति अगर कोई दिन है तो वहाँ वैद्युत द्विध्रुव आपको कितना होता है, मेरी अच्छी स्थिति में जो है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। इन सब के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको तैयारी करते रहो, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।